Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Let's start with the dissolution of a partnership. Dissolution of a partnership firm का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, जहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है वो बंद हो रही है. अब जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो ये एक तरीके का रिटायरमेंट केस ही हो गया, जहाँ पर सारे के सारे पार्टनर एक साथ रिटायर हो रहे हैं, राइट. लेकिन क्योंकि अब इसमें सारे पार्टनर्स एक साथ जा रहे हैं, पूरी फर्म खत्म हो रही है, इसीलिए इसमें जो ट्रीटमेंट होगा एसेट्स का, लायबिलिटीज का, प्रॉफिट का, वो सारा डिफरेंट होगा. अब यहाँ पर दो चीज़ों की बात होती है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब पूरी की पूरी फर्म बंद हो रही है, क्लोज डाउन ऑफ अ फर्म, जहाँ पे सारे पार्टनर्स छोड़कर जा रहे हैं. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जो पार्टनरशिप डीड थी, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, वो डिसॉल्व हो रहा है, उनके अग्रीमेंट्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो पार्टनर्स हैं दे विल रिमेन इन द फर्म. जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो वॉलंटरी भी हो सकता है, या फिर कोर्ट कंपलसरी ऑर्डर करे कोई फर्म को कि आपको बंद करना पड़ेगा, तो उस केस में भी हो सकता है. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए कभी भी कोर्ट बीच में नहीं आता, वो हमेशा वॉलंटरी होता है. बिजनेस कंटिन्यूएशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म ही बंद हो रही है तो उसके अंदर में पूरे की पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म, अगर पार्टनर्स है तो फर्म भी रहेगी, पार्टनर्स भी रहेंगे, खाली उनका अग्रीमेंट चेंज हो रहा है, उनका रिलेशन चेंज हो रहा है. क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डिसोल्यूशन फर्म में सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होंगे. एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम रियलाइज करेंगे, मतलब हम बेच देंगे, क्योंकि अब तो पार्टनर्स भी नहीं रहे, फर्म भी नहीं रही, तो हम उन एसेट्स और लायबिलिटीज का करेंगे क्या. तो जब भी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप का तो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज सब कुछ बेच दिया जाता है. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट. यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और यहाँ पर बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटीज रियलाइज हो रही है, इसलिए हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट. इन केस ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पर बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट. इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड. यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप मतलब उनका जो भी कैपिटल है, जो भी मनी से रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप है, वो सारा खत्म हो जाता है. लेकिन यहाँ पर खत्म नहीं होता. समझने की बात है, यहाँ पे पूरी फर्म ही खत्म हो रही है, तो कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप जैसा यहाँ पर नहीं रहेगा. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म भी डिसॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होता. सो ये हो गए हमारे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इससे हमें ये समझ में आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब अब हमारी फर्म खत्म हो रही है, हमारे जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी हमारी लायबिलिटीज है, जो भी एसेट्स, हमें अब सब कुछ पे ऑफ करके सारा सेटल करना है और हमें हमारी फर्म को खत्म करना है. मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मतलब किन किन तरीके से एक जो फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है. बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब कि जो पार्टनर्स है वो म्यूचुअली अग्री करते हैं कि उन्हें अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसे डिसॉल्व करना है, सो उस एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है. कंपलसरी डिसोल्यूशन जहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आता है कि कंपलसरीली अब इस फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा. सो वो कौन सा केस है, जब सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं. ठीक है, सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर कोई एक पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ. सपोज 3 पार्टनर थे, 3 में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, तो 2 पार्टनर को फर्म छोड़नी पड़ेगी, बचा कौन, एक पार्टनर. क्या एक पार्टनर में पार्टनरशिप फर्म कैरी हो सकती है? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स कंपलसरी है. सो या तो सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए या सारे पार्टनर एक्सेप्ट 1 इंसॉल्वेंट हो गया. सेकेंड केस, व्हेन द फर्म कैरी अनलॉफुल बिजनेस, जो भी बिजनेस है वो अनलॉफुल है. सपोज कि पहले गुजरात में अल्कोहल बैन नहीं था, तो यहाँ पे बहुत सारी अल्कोहल की पार्टनरशिप फर्म थी,
लेकिन अचानक से गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि अल्कोहल बैन हो गया। क्योंकि अब गुजरात में अल्कोहल बैन हो गया, तो जितनी भी पार्टनरशिप फर्म है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, अनलॉफुल। ऐसे केस में भी कंपल्सरीली डिसोल्यूशन करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म का। By the notice. Partnership is at will. The firm may dissolve by any partner giving the notice in writing to all the other partner of his intention to dissolve the firm. मतलब ये क्योंकि अगर पार्टनरशिप विल पे बनाई गई है, विल मतलब कि सबके एग्रीमेंट के साथ या कोई एक परमानेंट टाइम तक विल पे बनाई गई है, ऐसे केस में कोई भी एक पार्टनर नोटिस दे सकता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब कुछ ऐसी इवेंट्स है अगर वो हैपन हो गई, उस इवेंट के बाद पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा था कि हम पार्टनरशिप फर्म 2 साल की बनाएंगे, 2 साल कंप्लीट हो गए तो ऑटोमेटिकली हमें पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करना पड़ेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी कि एक पर्टिकुलर वेंचर, सपोज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनानी थी, खाली उतने पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी। अब जैसे ही वो एक बिल्डिंग बन जाती है, उस एक बिल्डिंग बनने के बाद हमें उस पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करना पड़ेगा। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसोल्यूशन, ऐसे केस में सपोज अगर 2 पार्टनर है और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, हमें ऑटोमेटिकली उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंड ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, यहाँ पर भी वही केस अज्यूम कर रहे हैं कि अगर कोई भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में भी हमें पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कोर्ट किन किन केसेस में ऑर्डर दे सकती है कि हमें पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है? फर्स्ट, जब कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो, या फिर पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, मतलब सपोज उसकी हेल्थ ऐसी होगी कि अब वो अपनी आगे ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उस केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। या फिर कोई एक पार्टनर गिल्टी है कोई मिसकंडक्ट के, मतलब उसने सपोज कुछ ऐसा क्राइम कर दिया, उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर देगा फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप अग्रीमेंट इज ब्रीच परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, जो भी अग्रीमेंट है उसको तोड़ा गया है कंटिन्यूसली, या फिर एक पार्टनर ने या फिर कुछ पार्टनर से मिलके। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन इज जस्टिफाइड, या फिर ऐसा कोई भी केस है जहां पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर देनी चाहिए, या व्हेन द बिजनेस ऑफ अ फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट लॉसेस, या फिर जब कोई केस जाता है कोर्ट के पास और कोर्ट को अब ऐसा लगता है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है, ये जो बिजनेस है, अब कैरी नहीं हो सकता प्रॉफिट में, यानी अगर ये बिजनेस कैरी होगा तो उस बिजनेस को खाली लॉस होगा, उस केस में भी कोर्ट बोल सकता है कि अब ये पार्टनरशिप फर्म बंद की जानी चाहिए। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, किस तरीके से सेटलमेंट होंगे? एक तो ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस और एक एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस इसीलिए कहा गया है क्योंकि जनरली ऐसा होता है जब पार्टनरशिप फर्म लॉस में जा रही है, किस तरीके से उसके लॉसेस को ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पर वो बताया गया है किस तरीके से अकाउंट सेटल होंगे। और एक है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट देन आउट ऑफ कैपिटल। कुछ भी अगर लॉसेस होगा अगर पार्टनरशिप फर्म को, तो कुछ अगर पहले का बचा हुआ प्रॉफिट है उससे पहले वो सेटल किए जाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल से वो लॉसेस सेटल किए जाएंगे, उसके बाद भी अगर ऐसा कुछ लॉसेस बचते हैं, किसी को पे ऑफ करना बाकी है, तो फिर पार्टनर्स को वो पैसा लाना पड़ेगा वो सारे लॉसेस को पे ऑफ करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, किस तरीके से एसेट्स दिए जाएंगे, मतलब सपोज अभी पार्टनरशिप फर्म लॉस इनकर कर रही है, तो क्या सारे के सारे पार्टनर्स वो एसेट्स लेकर चले जाएंगे? नहीं। सबसे पहले एसेट्स थर्ड पार्टी जो क्रेडिटर्स है, जिससे हमने पैसे ले रखे हैं या जिसको उधार है, तो सबसे पहले हमें पैसे देने पड़ेंगे थर्ड पार्टी को। उसके बाद आता है पार्टनर का लोन और एडवांसेस। यहाँ पर भी पार्टनर का कैपिटल नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा पार्टनर के लोन्स एंड एडवांसेस, फिर अकाउंट ऑफ द कैपिटल जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, एंड लास्टली अगर कुछ बच जाता है तो फिर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा।
तो जो जिस तरीके से एसेट्स डिवाइड होंगे वो ये है, सबसे पहले थर्ड पार्टी, उसके बाद में पार्टनर के लोन्स एंड एडवांसेस, फिर पार्टनर का कैपिटल, और जो बच जाएगा वो पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऑल द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st March 2018. Why a partner demands that his loan of rupees 80,000 should be paid before the payment of Mrs. X loan of 20,000. But X, another partner, demands that Mrs. X loan should be paid before the payment of Y's loan. मतलब यहाँ पे दो पार्टनर्स, बहुत सारे पार्टनर हैं, लेकिन दो पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है। एक है पार्टनर वाई, जिसने बोला है कि मैंने इस फर्म को जो लोन पे किया है, मेरे को वो लोन वो रीपे करो। वहीं दूसरा पार्टनर है, वो बोलता है कि मेरी वाइफ ने जो लोन दिया है वो भी पहले पे करो या फिर साथ में पे कर दो। अगर ऐसा भी कहे तो क्या वैलिड होगा, इस एक्स की वाइफ का लोन पहले पे किया जाएगा या फिर वाई का खुद का लोन पे किया जाएगा? वाई का लोन वाई पहले पे नहीं किया जाएगा। एक है वाई, एक है एक्स। तो एक्स की वाइफ कौन हो गई? आउटसाइडर, थर्ड पार्टी। और वाई कौन हो गया? पार्टनर। तो हमने अभी क्या देखा था कि सबसे पहले थर्ड पार्टी का लोन, जो भी थर्ड पार्टी का डेट है वो पे किया जाएगा, और उसके बाद पार्टनर का लोन पे किया जाएगा। सो हियर जो पार्टनर की वाइफ का लोन है, दैट इज एक्स की वाइफ का लोन है, वो पहले पे करेंगे। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो हम वाई का लोन पे करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। यहाँ पर ऐसा है, फर्म के डेट मतलब कि जो फर्म ने किसी से पैसा लिया हुआ है या फिर लोन और एडवांसेस। प्राइवेट डेट मतलब कि पार्टनर का पर्सनल डेट। सो जो फर्म डेट है उसके लिए सारे पार्टनर्स ओ करते हैं आउटसाइडर को, लेकिन प्राइवेट डेट के लिए वो जो इंडिविजुअल पार्टनर है वो उसको करेगा ओ, मतलब उसको इंडिविजुअली उसको पे करना है। सो यहाँ पर फर्म के डेट को पहले पे किया जाएगा। अगर पार्टनर के डेट को पे करते हैं तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उसको पे कर दिया जाएगा, राइट। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन फर्म। यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या अकाउंट बनेंगे, किस तरीके से अकाउंट्स बनेंगे। तो यहाँ पर मेनली 4 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किसकी जगह पे बन रहा है? रिवैल्यूएशन की जगह पे। हम जिस तरीके से एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, डिसोल्यूशन में बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक और कैश अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, हम हमारे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइज करते हैं। उस अकाउंट में हम हमारी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे या फिर एसेट्स को बेचेंगे। लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट से आप फेमिलियर हो। आज छोटा सा एक हम रियलाइजेशन अकाउंट को समझेंगे। कल की वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन आज थोड़ा सा हम समरी ले लेते हैं। ये है हमारी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। इसमें हमारे पास एसेट्स है, हमारे पास लायबिलिटीज़ है। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, एसेट्स को यहाँ पर पहले ट्रांसफ़र करना है, लायबिलिटीज़ को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद हम उनको, जो लायबिलिटीज़ है उनको यहाँ पर पे करेंगे और एसेट्स को यहाँ पर बेचेंगे, राइट। सो एक बार वापस देखते हैं, ये है हमारी एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफ़र होगी एक्सेप्ट दोज एसेट्स जिसका हमने देखा है कि यहाँ पर अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कैश और बैंक अकाउंट बनाना है, इसीलिए हम कैश को यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ध्यान रखते जाना कि किन किन चीज़ों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, उसके अलावा सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होगी। सो ऑन एसेट साइड कैश ट्रांसफ़र नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होगी ऑन द सेम अमाउंट। तो हम एज इट इज़ ये सारी चीज़ें पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। गुडविल 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 80, प्लांट एंड मशीनरी 56, कार 54, डेटर्स 48। एज इट इज़ हमने यहाँ पर कर दिया टू एसेट्स ट्रांसफ़र लिख के, सेम अमाउंट पे हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी कैश नहीं है। उसके बाद हम लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन लायबिलिटीज़ में हमें कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं? लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट।
तो अगेन लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल रिजर्व्स। इस क्वेश्चन में रिजर्व्स नहीं लिया है। रिजर्व मतलब जो भी पीएनएल अकाउंट हो गया या जनरल रिजर्व हो गया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अभी मैं नहीं बोलूँगी, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। हम कल इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का हमें क्या करना है। लेकिन फॉर अ टाइम बिंग हम इतना ध्यान रखते हैं कि लोन, कैपिटल और रिजर्व्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी कि जो अदर लायबिलिटीज है वो ही ट्रांसफर होगी। सो यहाँ पर अदर लायबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर। अच्छा, एक और चीज़ कि क्या यहाँ पर जैसा हमने लिया है कि पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं होता, तो क्या पार्टनर की वाइफ का लोन ट्रांसफर होगा। वर्ड्स पे ध्यान रखना, ट्रांसफर और रियलाइज्ड। ट्रांसफर मतलब एज इट इज जो हम बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं, अमाउंट्स को यहाँ पर अपोजिट साइड पे लिखते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफर करना। और रियलाइज जब हम उनको बेचते हैं। सो पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन पार्टनर की वाइफ का लोन ट्रांसफर होगा। राइट? क्यों? क्योंकि पार्टनर की वाइफ फर्म की पार्टनर नहीं है, वो हो गई थर्ड पार्टी। सो जो भी थर्ड पार्टी, जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, आउटसाइड लायबिलिटीज है, वो हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। सो यहाँ पर फॉर अ टाइम बिंग हमारे पास खाली क्या है, क्रेडिटर। सो हमने क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया ऑन द सेम वैल्यू। अब क्या करेंगे, इनको रियलाइज करेंगे। एसेट्स डेबिट साइड है, तो एसेट्स कहाँ पर रियलाइज होंगे, ऑन द क्रेडिट साइड। ये जो एसेट्स है वो कहाँ पर रियलाइज होंगे, क्रेडिट साइड पे। और जो लायबिलिटीज है वो कहाँ पे रियलाइज होगी, डेबिट साइड। मतलब यहाँ पर सब उल्टा हो रहा है। पहले हमने स्टार्ट किया बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी थी वो गई क्रेडिट साइड, जो एसेट थे वो गए डेबिट साइड। अब जब हमें वापस से रियलाइज करना है, तो जो डेबिट साइड जो सारे एसेट्स है वो रियलाइज होंगे क्रेडिट साइड पे, और जो क्रेडिट साइड पे हैं वो रियलाइज होंगे डेबिट साइड पे। इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन भी चीज़ों से हमें पैसा मिल रहा है वो आएगी क्रेडिट साइड पे, जिन भी चीज़ों में हमारा कैश जा रहा है वो आएगा डेबिट साइड पे। सो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को बेचेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर्स। सो वो हम लिख देंगे बाय कैश रियलाइज्ड, और यहाँ पर अमाउंट आएगी और टोटल हम लिखेंगे ये इस कॉलम में। सेम क्रेडिटर के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कैश क्रेडिटर। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं कैश रियलाइज, कैश पेड क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो हमने इस तरीके से अलग से कॉलम नहीं बनाया, डायरेक्टली टू कैश क्रेडिटर अमाउंट आ गया। ये क्या लिखा है, कोई भी जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें फर्म पे करती है या पार्टनर पे करता है, उसी तरीके से डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस होते हैं। सो जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस है अगर वो फर्म पे करेगी, फर्म का बर्डन है, तो वो हम क्योंकि पे ऑफ कर रहे हैं इसीलिए वो रियलाइजेशन क्या आ जाएगा, डेबिट साइड पे। सो ये हमारा हो गया छोटा सा स्वीट सा रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना, खाली इधर से उधर अमाउंट करनी है। लायबिलिटीज़ को पहले यहाँ पे डाल दिया, फिर एसेट्स को यहाँ पे। अगेन जब उनको हमें रियलाइज करना है, ये रियलाइज होगा इस साइड पे और ये रियलाइज होगा इस साइड पे। और उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा, सपोज अगर यहाँ पे डिफरेंस आता है तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहाँ भी डिफरेंस आएगा तो वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ डिफरेंस आया तो प्रॉफिट, यहाँ डिफरेंस आया तो लॉस। अब जो कल का हमारा लेक्चर रहेगा, कल की हमारी वीडियो रहेगी, वो रहेगी हमारी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड मोर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट।